चलिए ओ भाई अगला जो है हमारा हेडिंग डालना है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के क्वेश्चन कराने बाकी है। क्वेश्चन कराने बाकी कल आपने देखा होगा कि मैंने बहुत मेहनत करते हुए ग्रुप पे जो है कुछ भेजा था, है ना, और हर दिन का टास्क उस पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप 5 दिन का काम है, 5 दिन में ही होना चाहिए। ठीक है, अगले वीक में फर्स्ट लेक्चर में जो है आपको सबमिट करना है। कैसे करना मैंने ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन किया था। आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, शीट पेपर्स में लिखेंगे सॉल्विंग जो भी है, और उस पर स्टेपल करके सबमिट करेंगे। कोई बुक में करके नहीं लाएगा। द रीजन मैं नहीं चाहता हूँ, बुक में बहुत स्पीड हो जाता है, खिचड़ी हो जाता है, तो खुद को ये मिलता है। तो बेटर है क्या करो, उसका प्रिंट आउट निकालो, बढ़िया से शीट पेपर प्रिंट आउट अभी जाते हुए निकाल सकते हैं। 10 पेपर, हार्डली 10 रुपए का खर्चा है, और 10 रुपए हम वो कर दिया, देखो उस बच्चे ने खर्चा कर भी दिया है, और लिखा हुआ है हर चीज की कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। सारे पीवाईक्यू उसमें कवर हो जाएंगे हमारे, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो एक भी इवन अभी आप पीवाईक्यू जब होंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि यार हमसे क्वेश्चन जो है, हाँ नो डाउट कुछ क्वेश्चन मैच करेंगे, कोई टेस्ट में आ गया होगा, कुछ ये है, ठीक है। और टेस्ट अभी आपने देखा था कल, उसमें आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे भी उसमें से, जो टेस्ट पेपर में भी आए हुए। तो इन शॉर्ट मेरा जो कोई चल रहा है आराम जल्दी से फटाफट यहाँ पे तेरा चार्जर की कौन सा है? पता नहीं कौन सा है? विजय सर का क्या है? अब आइए क्वेश्चन करते हैं उस पे। वो हमारी शीट निकालो, उसमें 2-3 क्वेश्चन बाकी है। आई थिंक सेंटर ऑफ मास फ्रेम का पूरा मसला हो गया था। 1/2 म्यू इनटू ई रिलेटेड का स्क्वायर, ये लिखा था हमने लास्ट में, है ना। अभी हम बात करेंगे उसके अंदर, देखो नेक्स्ट इज वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर work energy theorem for center of mass frame of reference. Work energy theorem for center of mass frame of reference. ठीक है, तो क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम? नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब इस केस में हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको माना है?
सेंटर ऑफ मास। यहाँ दो तरह के वर्क डन मिलेंगे, एक तो मिलेगा वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, एक मिलेगा वर्क डन ड्यू टू इंटरनल फोर्स। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये भी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये भी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और एक काम कीजिए, अगर हम बात करेंगे फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, kinetic energy with respect to center of mass is equal to kinetic energy with respect to center of mass is equal to half of mu into v relative का स्क्वायर। ये सुनो, ये याद है हम लोगों को। तो यहाँ पे हमारे को क्या रिलेशन मिल जाएगा, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू इंटरनल फोर्स इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ इंटू म्यू इंटू यू रिलेटिव मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और एक बढ़िया सा नोट और लिख देते हैं। नोट क्या है, वर्क डन ड्यू टू सूडो फोर्स, टोटल वर्क, कौन सा, टोटल वर्क डन ड्यू टू सूडो फोर्स ऑन सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज इक्वल टू कितना होगा, 0, कितना होगा, इक्वल टू 0। अब वो 0 कैसे होता है, क्योंकि जब आप दोनों केस में, जैसे मान लीजिए ये रहे दो पार्टिकल, यार कभी तुम्हारे क्लास में नहीं होता, कभी ये मार्कर बात नहीं समझा ना लोग, या फिर सही डिजाइन बहुत कंट्रोल है यार, बहुत कंट्रोल। मैं अच्छा सोचता हूँ कि यार ना डांटो, कहाँ निकालूंगा, तुम पे क्या निकालूंगा, तुम पे जो निकालूंगा तो उधर मैनेजमेंट वालों को रहते हो, तुम्हारे को तुम क्या भाई, तुम्हारी तो गलती, फिर भी अगर मान लो कहीं नहीं निकल पा रहा है तो लोग पे निकले। अब एसी हमारे को दिखाई दे रहा है, तुम दोनों मेरा रोल लेते हो, तुम बस से आते हो? नहीं, कल तुम बस स्टॉप पे दिखे ना मुझे, मेरे बस से आते तो मुझे बस वो कल हम खाली आते M1 और M2 ये दिया हुआ है यहाँ। अब ये ACM हमारे पास है, मान लो सेंटर ऑफ मास के पास में जो है एक्सेलरेशन है, तो ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, अगर सेंटर ऑफ मास को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला तो एक्सेलरेटेड, इसकी वजह से सूडो फोर्स इधर भी लगेगा, M2 ACM इधर भी लगेगा सूडो फोर्स, M1 ACM, ये कौन सा फोर्स है, सूडो फोर्स, ये भी कौन सा फोर्स है, ठीक है। अब यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो इधर की तरफ हुआ, इसका भी डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं इधर की तरफ, ठीक है। अब इसमें वे डिस्प्लेसमेंट होगा x1, इसका a2 है तो x2c, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा x1c, वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं ताकि डायरेक्शन का लेना देना नहीं। तो नेट वर्क डन ड्यू टू सूडो फोर्स अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, वर्क डन ड्यू टू सूडो फोर्स 1 प्लस वर्क डन ड्यू टू सूडो फोर्स 2, बरोबर है। तो ये रहा तुम्हारा सूडो फोर्स का वैल्यू Fp वेक्टर डॉट
डिस्प्लेसमेंट x1c ले लेता हूँ, सही लिख रहा हूँ मैं, प्लस इधर भी क्या है fp डॉट, अभी यहाँ पे इसका वैल्यू भी लिख लीजिए, क्या आएगा देखो m1 acm इंटू xcm, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, प्लस मान लो ये यहाँ पे आगे की तरफ जा रहा है इस फोर्स की वजह से, मान लो ये इधर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में जा रहा हो, हमने ये लो ये डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, बरोबर है अभी, तो ये क्या आ गया यहाँ पे m2 acm इंटू डॉट x, ये cm नहीं, ये क्या है 1c, ये क्या हुआ तुम्हारा 2c, बरोबर है यहाँ पे, तो ये acm वाला पार्ट तुम्हारा कॉमन बाहर निकला, डॉट प्रोडक्ट करेंगे m1 x1c प्लस m2 x2c, आपको नहीं लग रहा है ये क्या आ रहा है, समेशन ऑफ mi, कोई गधा बात कर रहा है, रुक जाओ, जिसको कोई गधा है वो रुक जाए, समेशन ऑफ mi xi, ये क्या हो गया है, समेशन ऑफ मास मोमेंट, और सेंटर ऑफ मास में समेशन ऑफ मास मोमेंट क्या होता है, देखो ये हमने इसको स्टार्टिंग में जो 3 बार दिखाया था उसमें इसको क्या बोला था, ये नाम कितना है ये, इसीलिए नेट वर्क डन ड्यू टू सूडो फोर्स क्या आता है, 0 आता है, क्लियर, तो ये नोट लिख के उसको प्रूव हमने यहाँ पे कर दिया है, तो समेशन ऑफ, हमेशा अभी आपको सूडो फोर्स का वर्क डन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपका क्या होगा, हमेशा 0, नेट वर्क डन सूडो फोर्स का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होने वाला है, 0, क्लियर है, आज देखिए घूम रहा हूँ, पहले ऊपर वाली क्लास में साथ से लगाया तो क्लब चालू करा, यहाँ आया हूँ, तो अच्छा है, वो कहावत है, तरबूज को देख के तरबूज रंग कोई तुम लोगों के साथ दे रहे हैं, ठीक है, कौन गधा बात कर रहा है वापिस, जिसका हो गया लिख के आइए वो सम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, अभी आएगा ना, ये तो सूडो फोर्स के बारे में बात की, सॉल्व करा दिया,
अब क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो एग्जांपल दिया है कि सूडो फोर्स का कैसे जीरो होगा, ठीक है, सूडो फोर्स का जीरो हुआ, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जांपल दिया कि भाई ऐसा अगर कोई सिस्टम है, कोई भी सिस्टम हो, तो ये मैंने ये लिखवाया है, देखो दिल बना के, जब टोटल वर्क डन ड्यू टू सूडो फोर्स ऑन द सिस्टम सेंटर ऑफ मास फ्रेम टोटल वर्क, इंडिविजुअल में भले ही रहेगा लेकिन टोटल वर्क क्या रहेगा, जीरो। तो जीरो क्यों है वो मैंने प्रूफ किया। चलिए आइए देखिए क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या दिया गया है, ध्यान से सुनिए। रफ कर दूं पूरा ये बोल। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, a block of mass m is connected to the another block, ये रहा mass m, ये रहा स्प्रिंग, ये रहा एक और ब्लॉक जिसका मास कैपिटल M है और इस पे फोर्स लग रहा है F। भाई आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यार सर हम कब ये मेथड यूज करें, क्योंकि ये एक एडिशनल अप्रोच है, तो आप ग्राउंड फ्रेम से भी सारे क्वेश्चन कर ही सकते थे। तो अभी आप सेंटर ऑफ मास से क्या इसको भी ग्राउंड फ्रेम से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इसको ग्राउंड फ्रेम में। यहाँ हमें मैक्सिमम क्या निकालना है, कंप्रेशन निकालना है, मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है। तो अब जब मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना होता है तो हम जनरली एनर्जी मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। पर यहाँ ये फोर्स आ रहा है, तो इस फोर्स की वजह से भी कोई एनर्जी आ रही होगी, तो वो अभी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि या तो हम क्या करें कि भाई यहाँ से ये फोर्स लिख रहा है, इस फोर्स से इसका एक्सटेंशन निकालें, उसके एक्सटेंशन की वजह से आगे ये भी खींचेगा तो इसका भी एक्सटेंशन आएगा, इसका x1 एक्सटेंशन, इसका x2 एक्सटेंशन, दोनों मिलके टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ, x1 प्लस x2, पूरे स्प्रिंग का एक्सटेंशन आएगा। और फिर वहां से हम लोग जो है फोर्स से एक्सेलरेशन निकाले, एक्सेलरेशन को क्या लिखे हम, a इक्वल टू, फिर वहां हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाले और फिर वहां से भी ACM इक्वल टू क्या लिखे, v dv by dx। और फिर वहां से हमारे को क्योंकि जब फाइनल एक्सटेंशन हो रहा है तो दोनों एक साथ मूव कर रही है, तो इनिशियल भी जीरो थी और फाइनल भी जीरो वेलोसिटी वो रखे और v dv by dx से इंटीग्रेट करके जो है dx के ऑपरेटर के थ्रू x का वैल्यू। तो ये तो होगा कौन से फ्रेम में, अगर आप ग्राउंड फ्रेम पे जाके करोगे तो। दूसरा तरीका, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो सेंटर ऑफ मास वाला फ्रेम ज्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम मोशन में दिखा है, तुम्हें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो वैसे ही निकालना पड़ रहा है। देखो क्वेश्चन को समझो, पहले वाले में मैक्सिमम कंप्रेशन या एक्सटेंशन वाले ऐसे क्वेश्चन आते थे तो उसमें एक साइड से क्या था, सिस्टम फिक्स था, दूसरे साइड से स्प्रिंग आती थी, कंप्रेस करती थी, फिर ले जाती थी। एक क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में COM वाला किया, उसमें भी क्या हो रहा था, एक ब्लॉक पे स्प्रिंग की ब्लॉक के पास वेलोसिटी थी, फोर्स जैसा वहां पर भी फोर्स नहीं था,
वो आता था, टकराता था, कोलिजन हो रहा है, COLM हो रहा है, और फिर बोला मैक्सिमम कंप्रेशन में दोनों साथ में चिपक के जा रहे हैं, तो वहां से तुमने कंबाइंड वेलोसिटी भी निकाल दी थी, और फिर वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया और वहां से मैक्सिमम कंप्रेशन निकाला। अब इसमें स्प्रिंग मास सिस्टम दिया है और तुम क्या लगा रहे हो, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन में COM फ्रेम बेस्ट रहता है सॉल्व करने के लिए। तो क्या करो, COM फ्रेम मतलब तुम अपना इसका सेंटर ऑफ मास के यहाँ पे कहीं होगा मान लो, तो तुम इसको सॉल्व कर रहे हो किससे, C फ्रेम, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारा जो मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालने का बेस्ट मेथड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हम इसमें भी क्या लगा देते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगा रहे हैं। ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम हम जो बताएंगे दैट इज इक्वल टू नेट वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू इंटरनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में भी क्या आएगा, हाफ इनटू म्यू इनटू v रिलेटिव का स्क्वायर माइनस हाफ इनटू म्यू इनटू u रिलेटिव का। u रिलेटिव 0 है क्योंकि both are at rest initially दोनों रेस्ट पे। इवन v रिलेटिव भी क्योंकि at max extension both have same velocity, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। v1 माइनस v2 0 हो जाएगा, इधर u1 माइनस u2 भी 0। अब वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स में किसका वर्क डन आएगा, इस फोर्स का वर्क डन आएगा। इंटरनल में यहाँ पर आ रहा है वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स F, इंटरनल में आ रहा है एक तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स आ रहा है, एक वर्क डन ड्यू टू क्या आ रहा है, सूडो फोर्स आ रहा है, यस और नो। अब वर्क डन ड्यू टू सूडो फोर्स क्यों आ रहा है, वर्क डन ड्यू टू सूडो फोर्स ये बताओ भाई, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को अगर तुमने फ्रेम लिया है तो यहाँ पर ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, क्यों हुआ एक्सेलरेटेड फ्रेम, क्योंकि F लग रहा है, दिस F इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे आया ना, तो F है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ रहा है, तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम होगी, तो सूडो फोर्स आएगा, और वो सूडो फोर्स का वैल्यू यहाँ पर वर्क डन ड्यू टू सूडो फोर्स विल बी 0। हमने ये ऑलरेडी लिख दिया। वर्क डन ड्यू टू फोर्स F निकालना है, और वो कितना होगा देखो, इसकी वजह से मान लीजिए इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आया, दैट इज डेल्टा x1, और ये कितना, इसके पास कितना होगा, मे बी अभी यहाँ पर डेल्टा x2 होगा। पीछे की तरफ जो दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके आगे जाने की वजह से सूडो फोर्स आया, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर। और टोटल एक्सटेंशन जो है सॉर्टेड है यहाँ पे। वर्क डन ड्यू टू दिस F निकालने के लिए अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे ये जो वर्क डन ड्यू टू फोर्स F निकालना है वो कैसे निकाल पाएंगे, हमारे को ये भी जो एक्सटेंशन अभी मिलेगा, ये जो एक्सटेंशन जो मिल रहा है, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको लिया है बताओ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको लिया है, सेंटर ऑफ मास को। ये एक्सटेंशन भी आप किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रिस्पेक्ट में। और आपको पता है कि जब हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो समेशन ऑफ mi vic इज इक्वल टू क्या होता है, 0, या mi vx भी कितना होगा, 0 जो होता है, सबको समझ में आया। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ओरिजिन ही तुम्हारा भी कौन हो गया है, सेंटर ऑफ, तो इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ mi हर पार्टिकल के डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास अपॉन समेशन ऑफ मास। ये 0 है इसलिए ये 0 हो रहा है।
इसलिए समेशन ऑफ मास मोमेंट जो है वो कितना रहता है हमारे पास में 0। तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, m1 x1c प्लस m2 x2c इक्वल टू 0। यहाँ से तेरे को x2c कितना मिला बताओ, m1 x1c अपॉन m2 नेगेटिव। अगर तू मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो क्या होगा बताओ, m1 x1c अपॉन m2, और यहाँ पर x जो है वो टोटल एक्सटेंशन है, पहले का मैग्नीट्यूड पहले साइड से खिंचा होगा मैग्नीट्यूड, दूसरे साइड से खिंचा होगा मैग्नीट्यूड, उन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्सटेंशन मिलेगा। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 की हेल्प से यू कैन गेट x1c, और वो होता है तुम्हारे पास m2 इंटू टोटल एक्सटेंशन x अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ m2 जो है वो स्मॉल m हो गया है, और ये तेरा m2 है, जैसे इसको जो m1 हो गया है इसी तरह, और स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये सोनो x1c कितना मिला, स्मॉल m इंटू x3 अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये मिला हमें x1c। तो अभी तुम्हारे पास वर्क डन ड्यू टू F क्या होगा बताओ, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट x1c, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव में आएगा। ये रहा F इनटू x1c क्या हुआ, mx अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब रखो आगे पुट करो कितना आ रहा है, ये देखो mx अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ हाफ k इनटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और x2 क्या है तुम्हारा बताओ, फाइनल एक्सटेंशन, x1 क्या है इनिशियल में स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं थी, फाइनल टोटल एक्सटेंशन कितना आया x इक्वल टू, हाँ अभी वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स चाहे आप इंटरनल फोर्सेस का जो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स चाहे आप कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लो वो सेम रहने वाला है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई लेना देना है ही नहीं। तो ये भी नोट बना के लिख दो, कभी कभार काम आता है कि वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी work done due to spring force not depends on frame of reference, clear है यहाँ पे। तो that is equal to, ये तो 0 है, ठीक है, तो यहाँ से आ जाए m x अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, सब में वो सेम ही रहने वाला, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला तुम्हारा सब में सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे x से उड़ जाएगा तो एक x इक्वल टू कितना आया हमारे पास में 2f स्मॉल m अपॉन k स्मॉल m प्लस कैपिटल M, दिस विल बी योर फाइनल। समझ में आया, लिख लीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है हमने एडवांस लेवल का बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना है। कल का पेपर टफ तो नहीं लगा ना? देखते हैं इस बार क्या रहता है। इस बार रैंक मिलेगी है ना थर्सडे को, पूरे पीआई में जितने भी बच्चे हैं उन सबके साथ फिजिक्स में रैंक है।
चलिए हो गया लिखिए। इसका लिख के हो जाए। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझो, देखो क्या है। अच्छे क्वेश्चन है ये। चलिए देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो मैं लास्ट लेक्चर इसमें हुआ ऐसी रिवाइज करके पढ़ के आया कुछ थोड़ा पढ़ा था। हाँ जी
लगाइए दिमाग क्या हो रहा है इसके अंदर। Net force equal to mass into yes. तो फिर हम उधर जो बोलते हैं force उधर x1 उधर भी x क्योंकि वो force जो है force की वजह से x1 ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वो force की वजह से डिस्प्लेसमेंट x1 सी हुआ है। उसके बाद में स्प्रिंग ने खींचा और सब कुछ किया है। यहाँ तो वो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है ना। वो फोर्स में डिस्प्लेसमेंट जो है x1 ही करवा रहे हैं। इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट कितना है x1। वो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट x1। स्प्रिंग में उसका आगे डिस्प्लेसमेंट तो स्प्रिंग के फोर्स की वजह से हुआ है। ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या दिया। ब्लॉक ऑफ मास m is pushed with a velocity v0 along the surface of trolley car of mass capital M. The horizontal ground is smooth. Coefficient of friction दिया हुआ है कि हमें minimum distance of relative sliding between the block and the plank निकालना है। अभी तक ये लिख नहीं हुआ है कि यार जल्दी लिखो यार। लगाइए दिमाग, सोचिए क्या हो रहा है यहाँ पे। हमारे को मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग जो है वो निकालना है। और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग कैसे मिलेगा बताओ हमें। हाँ जी, चलिए बढ़े आगे। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे।
चलिए, अब इसमें भी दो तरीके हैं, या तो हम इसको किससे करें, ग्राउंड प्लेन से करें हम इसको ग्राउंड प्लेन से करें, और या फिर हम इसको किससे करें, सेंटर ऑफ मास प्लेन से करें। ग्राउंड प्लेन से करेंगे तो क्या हो रहा होगा, क्योंकि अब हमें बताना है कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग, मतलब एक पॉइंट के बाद में दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। We have two options, अगर आप इसको ग्राउंड प्लेन से करते हैं तो कैसे करेंगे, तुम्हें पता है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग निकालना है, मतलब एक पॉइंट के बाद दोनों साथ में मूव करना शुरू कर देंगे। एक पॉइंट के बाद में दोनों क्या करना शुरू कर देंगे, साथ में मूव करना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। एक के रिस्पेक्ट में दूसरा जो है, इन दोनों के बीच का रिलेटिव स्लाइडिंग का डिस्टेंस हो गया है। तो दोनों साथ में मूव करेंगे तो फिर क्या होंगे, वो दोनों एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाएंगे। तो दोनों एक साथ मूव कर रहे, तो यहाँ पर आप पहले लगाओ COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियली में सिर्फ ये m v0 मूव कर रहा है, साथ में मूव करेंगे m प्लस v इंटू v डैश आ गया ये। फिर दूसरा क्या करो, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर लो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी प्लस, अगर कोई एनर्जी का लॉस हो रहा है तो इनिशियल एनर्जी कितना है हमारे पास, हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर। फाइनल में दोनों साथ में मूव कर रहे हैं विद द वेलोसिटी वी डैश का स्क्वायर, प्लस एनर्जी लॉस क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्टेंस, बरोबर है। फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन लिया है, ये आ रहा है इसका वेट mg नीचे की तरफ, यहाँ लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो क्या होगा, देखो इसके अंदर रहती है हाफ m इंटू वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v डैश की जगह पे लिखो m इंटू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर, बरोबर, प्लस फ्रिक्शन फोर्स लिखा, कोएफिशिएंट कितना है k, म्यू नहीं दिया है, क्या दिया है उन्होंने k, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा म्यू इंटू n, म्यू की वैल्यू k है, n का वैल्यू mg है, इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया ये तुम्हारा x, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट x हो गया। इसको तुम उधर वीडियो देखो कितना आएगा, हाफ m इंटू वी नॉट का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ इंटू ये होने के बाद में m इंटू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है, इक्वल टू kmgx, ठीक है। तो कितना आया देखो यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के बाद हाफ इंटू स्मॉल m वी नॉट का स्क्वायर कॉमन बाहर आया, यहाँ बचेगा 1 माइनस m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इक्वल टू kmgx, m से m कैंसल, हाफ इंटू वी नॉट का स्क्वायर 1 माइनस ये आ जाएगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इक्वल टू क्या आया तुम्हारे पास, k इंटू g, ठीक है। यहाँ से मेरे को x का वैल्यू कितना मिला, वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 kg कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस, अब यही तरीके को मैं 3 फ्रेम से करता तो भी एक लाइन में मेरे को आंसर मिल जाता।
देखो उसको सी फ्रेम से करके बताओगे। सी फ्रेम से अगर हम उसको करें तो क्या होगा देखो। देखिए सी फ्रेम की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल प्लस वर्क डन ड्यू टू इंटरनल इक्वल टू हाफ इंटू म्यू इंटू फाइनल बी रिलेटिव का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू म्यू इंटू बी यू रिलेटिव का स्क्वायर। आई थिंक फाइनल में तो इसमें क्या होगा, वो रिलेटिव जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया। इनिशियल में कितना होने वाला है, वी नॉट माइनस जीरो, ये वाला ब्लैंक जीरो पे था तो वी नॉट का स्क्वायर हो गया। एक्सटर्नल कोई फोर्स इस पे लग नहीं रहा है। इंटरनल में इंटरनल वाले जो वर्क निकालते हैं उसमें आप कोई भी फ्रेम से निकालो वो सेम ही रहता है। इंटरनल वर्क हमेशा सेम ही रहने वाले हैं। एक्सटर्नल में जो है आपको ध्यान देना है, तो इंटरनल वर्क आप कैसे भी निकालो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इंटरनल वर्क कैसे निकलेगा, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे तुम्हारा x, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे प्लस ऑफ, यहाँ पे हमने तो उसको सॉल्व किया कितना आ रहा है देखो, फ्रिक्शन फोर्स इनटू फ्रिक्शन फोर्स आ गया म्यू mg। यहाँ वर्क डन ड्यू टू इंटरनल फोर्स, ये वर्क डन फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव में आएगा, माइनस म्यू की जगह k है mg इनटू x इक्वल टू माइनस म्यू इनटू वी नॉट का स्क्वायर। x का जुड़ गया यहाँ पे, तो सीधा तुझे x का वैल्यू कितना मिला देखो, म्यू अपॉन 2 सी फ्रेम जो है वो हमारे इस तरह से ये हेल्पफुल रहता है। हो गया इसके
हो गया लिखिए। चलिए आगे बढ़े। हो गया ये। नेक्स्ट इज दो ऊपर के दो क्वेश्चन दिए हैं, वो सिंपल हमारे को निकालने वो आराम से हो जाएंगे। अगला हेडिंग डालेंगे कोलिजन। अब देखो आपको मैंने इसको नॉर्मल तरीके से भी करके दिखा दिया, आपको मैंने इसको सी फ्रेम से भी करके दिखा दिया, ठीक है। और दोनों से आंसर भी हमने देख लिए हैं कि भाई सही आ रहे हैं, सही नहीं आ रहे। यहाँ एक चीज ध्यान में रखना हमेशा कि जो वर्क डन जो इंटरनल फोर्स होते हैं, चाहे वो स्प्रिंग फोर्स हो, है ना, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स था, इनमें अभी हम लोग क्योंकि रिलेटिव स्लिपिंग की बात चल रही थी, तो इसलिए यहाँ फ्रिक्शन फोर्स में भी हमने ये जो लिखा है वो क्या, फ्रिक्शन फोर्स इनटू रिलेटिव स्लिपिंग, उन दोनों के बीच का ही डिस्टेंस लिया है, ठीक है ना। अभी आप ऐसा मत सोचना कि सर ये x1 ये इसमें भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, तो भाई अगर ये x1 आगे जा रहा होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये x2 जा रहा है, तो रिलेटिव स्लिपिंग में x1 माइनस x2 हो गया। तो इंडिविजुअल अभी देखोगे तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे होंगे तो यहाँ वैसे भी x1 माइनस x2 हो गया। तो अगर आप फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन चाहे ग्राउंड फ्रेम में निकालोगे या हमारे सी फ्रेम में निकालोगे, दोनों में सेम ही आने वाला है। ये x जो है दैट इज रिलेटिव स्लिपिंग, क्या है ये, अब समझे ये क्या हुआ, दिस x इज व्हाट, x1 माइनस x2, मतलब ऊपर वाले ब्लॉक का माइनस प्लेन था, अब तो नीचे भले ऐसे लिख x1c माइनस x2c, तो भी सेम ही आने वाला है। x1c लिखेगा तो वो क्या होगा, x1 माइनस xc, ये x2 माइनस xc, तो xc से xc तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो तूने ग्राउंड फ्रेम में किया या तूने सी फ्रेम में किया, तूने दोनों केस में तेरा जो है ये x जो है वो सेम ही आया, ठीक है। और अभी यहाँ पर क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो दिमाग लगाते, सर वर्क डन निकाल रहे हैं, इस पे भी फ्रिक्शन लगा, इस पे भी लगा, हाँ बेटा दोनों पे लगा, बिल्कुल सही बात है, दोनों का वर्क डन आ रहा है। इसका वर्क डन जो है मान ले तेरा नेगेटिव आ रहा है तो f इंटू x1c, इसका वर्क डन पीछे जा रहा है मान ले पॉजिटिव आ रहा है तो f इंटू x2c। तो तूने f को बाहर निकाला तो ये x1c प्लस x2c तेरे को देगा क्या, रिलेटिव ही तो दे रहा है ये, तो डायरेक्टली तेरे को s जो दिया है वो रिलेटिव स्लिपिंग ही दिया है। समझ में आ रहा है यहाँ पे कि भाई 1 2 के रिस्पेक्ट में कितना सिरका, 2 1 के रिस्पेक्ट में कितना सिरका, समझ में आ रहा है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन, इसीलिए रिलेटिव स्लिपिंग वर्ड है, इस वजह से हम डायरेक्ट जो है यहाँ पर जो है एक से ही काम चला रहे हैं, फ्रिक्शन तो सेम ही होगा, ठीक है। बड़ा ही एक डीप कॉन्सेप्ट है, अगर इसको आप इतना तो आप लोगों ने सोचा ही था जितना मैंने आपको सजवा दिया है, बट एक्चुअली में ये थॉट आते हैं जब वो जो अगर आप उसको क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तो आपके दिमाग में, वैसे मैं तो यही सोच रहा था कोई पूछे कोई पूछे कोई पूछे, फिर मैं फिर आ नहीं गया तो मैंने ही बता दिया, क्योंकि द क्वेश्चन जेन्युइन है। तो पहले साल वाले बच्चों ने पूछा था कि भाई आपने वहाँ इंटरनल में, यहाँ तो चलो उनको हवा ही नहीं लगी कि चलो ठीक है एनर्जी लॉस में आ गया, पर यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है कि भाई एनर्जी लॉस तो दोनों का हो रहा है, पर ये x मतलब रिलेटिव है, रिलेटिव स्लिप बिटवीन, रिलेटिव स्लिप मतलब समझ में आ रहा है ना,
कि 1 का स्लिप विद रिस्पेक्ट टू 2, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस नहीं दिया है, ये रिलेटिव आ रहा है, तो इसलिए दोनों का उसमें मर्जर आ गया है, ठीक है। सिमिलरली उधर भी वैसा ही हुआ है, ठीक है। उधर भी वो क्वेश्चन आते हैं कि सर यहाँ x1c को, लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ रिलेटिव है, तो आप x1c माइनस x2c करो या x1 माइनस x2 करो, दोनों केस में वो x के ही इक्वल रहने वाला है, ठीक है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ पाया। चलिए बड़े अभी नाउ अगला जो हमारा हेडिंग है वो है कोलिजन। क्या है अगला हेडिंग हमारा? बहुत ही लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। 2-3 लेक्चर लगेंगे इसमें, और उसके बाद में जो है 1 लेक्चर लगेगा वेरिएबल मास वाले। कोशिश करेंगे कि अगले वीक में कोलिजन खत्म कर दें। खत्म होगा ये कौन सा पड़ेगी ना, तो अभी क्या, अभी तो करने पड़ेगा सब काम। चैप्टर अभी नहीं खत्म करेंगे तो कब करेंगे? अगला वाला रोटेशनल है, और भी बढ़िया चलिए ध्यान से समझना है। कोलिजन जो है क्या है? कोलिजन के बारे में अगर हम बात करें, जैसे जैसे हम कर रहे हैं, देखो इस चैप्टर के अंदर भी अगर हम चाहे तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस करते रहो तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है वो आता रहेगा। सेम गोज विद द रोटेशन आल्सो। मेंस में तो उतने डिफिकल्ट नहीं आते, लेकिन एडवांस में उसमें से जितना चाहे उतना टफ क्वेश्चन बना सकते, जितना चाहे उतना, मतलब वो चाहे तो ऐसा भी बना सकते हैं कि आपसे मिले ही ना, ठीक है। तो उसमें डिफिकल्टी का कोई बोल सकते हैं ना कि हमारे पास में वो लास्ट डेडलाइन ही नहीं कि भाई इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रोटेशन ऐसा चैप्टर है जो किसी के भी साथ में मर्ज करते हैं तो वो चैप्टर को बहुत डिफिकल्ट बनाते जाते हैं। बट अगर हम उसको सेगमेंट वाइज तोड़ के पढ़े, एक एक छोटे छोटे चीज को, जैसे अभी हमने इस चैप्टर को एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए पढ़ा, अब उसमें फिर जब एक एक टॉपिक को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीजें जो है हमें वो समझना स्टार्ट हो जाती है। कोलिजन वाला पार्ट क्या है? कोलिजन के अंदर जो है सबसे पहली चीज क्या हो गई, तो उसको दुखी हो रहा है कि इसको किसी को कुछ कहना है तेरे को, तो आगे पीछे घूम रहा है, क्या और नहीं पढ़ाऊंगा ऐसा? टेंशन मत ले, अभी तक भी जो भी पढ़ा है ना उसमें एक भी कॉन्सेप्ट कम नहीं पढ़ा है, सबसे ज्यादा रिसर्च करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक दो चीज होती है कि एक तो मैं अननेसेसरी वो चीजें पढ़ाऊँ जिसका कोई रिलेवेंसी नहीं। आप अभी पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, यू कम टू नो कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अभी तक हमने नहीं touch किया, ठीक है। तो विदाउट रिलेवेंसी की चीज स्टाइल मारने के लिए पढ़ाऊं और वो अपना वेस्ट ऑफ टाइम होने वाला है। तो आई डोंट वांट कि हम हमारा टाइम वेस्ट करें। उतनी चीज ही पड़ेगी जितनी हमारे काम की है। मैं रटवाने के फेवर में बिल्कुल नहीं रहता हूँ, तो मैं ना ये चाहता हूँ कि मैं आपको हर क्वेश्चन मेरे क्लास में कराऊँ। आपको थॉट डेवलप करना होगा, हर क्वेश्चन जो है अभी खुद से थोड़ा सोचना होगा। कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, क्वेश्चन नहीं सिखा सकते, क्वेश्चन खुद से करना है। हर क्वेश्चन का मैं फॉर्मूला बना के दूंगा आपको, तो वो भी मेरे हिसाब से सही अप्रोच नहीं। कितने फॉर्मूले याद करोगे? लॉजिकली ये हमेशा सोचो कि हम एक पॉइंट से ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं कर सकते। आपको मैंने पूरे सेंटर ऑफ मास चैप्टर में सिर्फ एक चीज याद करने के लिए बोला है, और वो कौन सी थी? वो टेबल जिसमें हर शेप का सेंटर ऑफ मास हम याद रखें। वो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा, तो हम बेसिक वो 7-8 शेप के सेंटर ऑफ मास याद रख लें। अदरवाइज आई थिंक उसके अलावा एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि जो हमें याद करना हो। बाकी सारे कॉन्सेप्ट से जो हम आसानी से कर सकते हैं। सेम जब हम कोलिजन की बात करते हैं तो कोलिजन में क्या हो रहा है कि अगर हमने सिस्टम जो है, कोलिजन भी किसका एग्जाम्पल हमने बोला कि भाई ये भी किसका एग्जाम्पल है? COLM का। कोलिजन का मतलब सबको पता है कि एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी पे जाके हिट करती है। कोलिजन में लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। कोलिजन के अंदर टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है। क्या कंजर्व रहती है? टोटल। आई रिपीट, मैं किसकी बात कर रहा हूँ?
टोटल एनर्जी की, जिसमें सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी आ गई है, काइनेटिक, पोटेंशियल, फ्रिक्शनल एनर्जी, है ना, जो भी एनर्जी लॉस हो गया सब आ गया। टोटल एनर्जी भी इसमें क्या रहती है, कंजर्व। कोलिजन वर्ड जब भी आए तो आपके दिमाग में दो चीज होनी चाहिए, एक तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम डेफिनेटली यूज करेंगे, और दूसरा क्या होगा हमारे पास में, टोटल एनर्जी जो है हमारी क्या रहती है, कंजर्व ना। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ कोलिजन देखते हैं हम लोग। कोलिजन में भी एक चीज नोटिस किया होगा कि जब वो टकराते हैं तो इसने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, इसने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो वो फोर्स कौन से लग रहे होते हैं, इंपल्सिव फोर्स। कौन से फोर्स लग रहे होते हैं, इंपल्सिव फोर्स लग रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं दोनों को एक ही सिस्टम का पार्ट मानूंगा तो वो इंपल्सिव फोर्स क्या हो जाते हैं तुम्हारे इंटरनल। एक लाइन लिख दो इसके अंदर, कोलिजन इज एन इवेंट in which an impulsive force acts between two or more bodies for short time. Collision is an event in which impulsive force acts between two or more bodies for short time, due to which change in their velocity occur. Due to which change in their velocity occur. देखिए दो चीज है, एक तो क्या हो रहा है, change in their velocity. ध्यान समझेंगे, एक तो ये तरीका है कि ये बॉडी दोनों ही एक साथ ऐसे चल रही है, क्या यहाँ कोलिजन हो रहा है क्या, जब ये ऐसे साथ में मूव कर रही है, क्या ये इसके ऊपर ऐसे कांस्टेंट, जैसे मैं अगर इस टेबल पे ऐसे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करके जा रहा हूँ तो दिस इवेंट इज नॉट अ कोलिजन वाला है। बट अगर मान लीजिए आया और मैंने ऐसे हिट कर दिया तो ये कौन सा इवेंट है, कोलिजन वाला है। इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों बॉडी के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ है, इसमें जो फोर्स लगा है वो कौन सा है, इम्पल्सिव, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगा और फिर हट गया, यस और नो। तो ऐसे चीज को हम, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, कोलिजन। अब ये कोलिजन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वो टाइप ऑफ कोलिजन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा टर्म समझते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है ये, हिट करके साथ में चला। हाँ तो हिट करके साथ में चला तो कोलिजन हिट करके चला, तो हिट हुआ तो वो इम्पैक्ट जो है वो क्या लगा है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात है। मैंने क्या बोला, एक तो ऐसा ही मैं ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ये फिंगर से, तो ये नहीं, बट अगर ये आया, ये हिट किया मैंने, दिस इज इम्पल्सिव फोर्स लगना है। टकराना मतलब समझ में आ रहा है ना, एक तो मैं परम के गले पे हाथ डाल के ऐसे चल रहा हूँ साथ में, तो ये कोलिजन है क्या। एक मैं पीछे से भागते हुए आया और फिर मैं हिट किया इस पे, उसके बाद हिट करके हम दोनों साथ में चल रहे हैं, या ये इधर जा रहा है मैं उधर जा रहा हूँ, वो अलग रूल है, वो डिपेंड करेगा कि वो कोलिजन कौन से टाइप का हुआ है। मान लो अगर ये खड़ा है और मैंने जो है मान लो एक मड का बॉल लिया और उसको उठा के इसके ऊपर फेंका, तो वो इस पे चिपका हुआ रहेगा, तो वो कौन से टाइप का रहेगा, वो भी एक कोलिजन का टाइप हो गया, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। मान लो एक बॉल लिया, वो हिट किया और वो बाउंस बैक हो गया, तो वो एक अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन। तो हिट इम्पैक्ट की बात हो रही है, अगर वो इम्पैक्ट अगर हमारा इम्पल्सिव इम्पैक्ट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजन। सिंपल, आप अपने बेसिक लैंग्वेज में जो भी कोलिजन मतलब टकराते हो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो इम्पल्सिव हिट होता है ना एक दूसरे को, उसकी बात।
चलिए, लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है इसको हम समझते हैं। अब ये रहा M1, ये रहा M2। अब इस केस में आप देख सकते हो कि ये कौन सा इवेंट हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे ड्यूरिंग कोलिजन वाली बात। जब दोनों कोलाइड कर रहे हैं, जब दोनों बॉडी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक ये लाइन जो आप देख रहे हैं, दिस इज योर कॉमन नॉर्मल। क्या है ये? कॉमन नॉर्मल। मतलब ये कॉमन टेंजेंट है, ये हमारे इस चीज में समझ में आ रहा है, दिस इज योर, या फिर इसको ऐसे बोलते हो कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट समझ में आया कि ये लाइन दोनों के लिए टेंजेंट हो रही है। ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस के अलोंग जा रही है, ये कॉमन सरफेस हो गया हमारा। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन आप बनाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? तो ये क्या होगा हमारे? इट इज परपेंडिकुलर टू perpendicular to the common tangent. It is perpendicular to the common tangent. बना दे रहेगा। ये ब्लैकेट वाले यहाँ बहुत आगे चलते हैं। और कितना ऐसे ऑलमोस्ट वैसे ही और घर चला के भी दे रहे हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कॉन्टेक्ट सरफेस के नॉर्मली जा रहा है। कॉन्टेक्ट सरफेस के नॉर्मली। उसका दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है? पासिंग थ्रू। प्लीज बात मत करो। कॉमन नॉर्मल टू कॉन्टेक्ट सरफेस। ठीक है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी बोलेंगे इसको, और क्या बोल सकते हैं इस लाइन को? कॉमन नॉर्मल भी बोल सकते हैं। तो ये वो लाइन है जो कॉन्टेक्ट सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर। और कॉमन टेंजेंट जो है वो क्या है? कॉन्टेक्ट सरफेस के अलोंग। तो बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कोलिजन। अगला लेक्चर कब है? चलिए, टाइप्स ऑफ कोलिजन में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के व्याप पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो कोलिजन का टाइप है वो कौन सा है? हेड ऑन कोलिजन। कौन सा कोलिजन है? हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या हो गया है?
हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या है? मान लीजिए ये रहा एक मास, ये रहा M1, ये रहा M2, और आप देख सकते हैं इनके सेंटर्स जो है ना एक ही लाइन पे है। मतलब आप समझो कि हुआ क्या, ये मास है और ये मास ही आता है और ये हिट किया, और वापस से बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन ये एक सेम लाइन पे ही ट्रैवल कर रहे हैं। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन ये सेम लाइन पे ट्रैवल करें तो उस टाइप के कोलिजन को क्या बोलते हैं हम लोग? हेड ऑन कोलिजन। समझ में आया? अब ये मान लीजिए रेस्ट पे है या मोशन पे है या एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं या ये इधर की तरफ जा रहा है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन बिफोर और आफ्टर ये सेम लाइन पे ही रहेंगे। किस पे रहेंगे? सेम लाइन पे। चाहे वो एक दूसरे की तरफ आए या एक दूसरे से दूर जाए, उससे कोई लेना देना नहीं। मुद्दा ये है कि बिफोर ये और आफ्टर कोलिजन जो है ये किस पे रह रहे हैं? सेम लाइन पे रह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। और हम जैसे कैरम खेलते हैं, हम लोग कैरम पे वही होता है कि अगर हमारा जो स्ट्राइकर है वो उस पॉइंट पे जाके हिट करता है सीधा, तो उस केस में क्या होगा, वो अगर वो सीधे एक ही लाइन में जा रहे हैं तो वो कौन सा कोलिजन है? हेड ऑन। और वो भी कब होता है? जब वो सेंटर उसका जिस लाइन पे हो उसका भी सेंटर जिस लाइन पे वहीं पे हिट करेंगे। और अगर ये साइड पे हिट करूंगा मैं तो कौन सा कोलिजन होगा? ऑब्लिक कोलिजन। कौन सा होगा? ऑब्लिक कोलिजन या टू डायमेंशनल कोलिजन जिसको हम बोलेंगे। हिट करके वो किसी और तरफ जा रहा है, ये आया हिट किया, ये इधर गया, ये इधर गया, या हिट करके जो ये इधर गया ये सीधा गया। मतलब इन शॉर्ट बिफोर और आफ्टर कोलिजन जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, तो वो कौन सा हो गया? ऑब्लिक कोलिजन। क्लियर है? तो हेड ऑन कोलिजन को हम 1D कोलिजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये भी इस पे फोर्स लगाता है, ये भी इस पे फोर्स लगाता है, इम्पल्सिव फोर्स। और आफ्टर कोलिजन जो है अरे मैडम गार्डन पे नहीं बैठे हैं, कितनी बार एक एक को बोले।
तो लिखो ऑब्लिक कोलिजन। आरुष आदित्य और आयुष चिन्मय दर्शन धैर्य धीर एकांत हृदय जन्म केविन खुश माही नैतिक पलक परम प्रज्वल रैनी सागर शिवम शिवा सोहम ऑब्लिक में एक लाइन लिखो। If velocity of colliding particles are ऑब्लिक में लाइन लिखिए। If velocity of colliding particles are along different lines, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। आप देख सकते हो कि ये कोलाइडिंग पार्टिकल के वेलोसिटीज जो है वो डिफरेंट लाइन पे है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। अगला लेक्चर डिस्कस करें, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कोलिजन का, वो हम डिस्कस करेंगे।